नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 5वां पाठ उत्साह, और 2 कविताएं हैं ये, उत्साह और अट नहीं रही है। तो और उसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी बहुत ही विस्तृत सरोकारों वाले कवि हैं, यानी दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, प्रकृति, सब पे उनका ऐसा अधिकार है और सब कुछ इनकी कविताओं में उपस्थित है। तो विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में इन्होंने नए नए प्रयोग किए और बड़े मुक्त छंद का प्रयोग किया इन्होंने। मुक्त छंद क्या होता है? जैसे ये आप पढ़ रहे हैं ना, ये सारा मुक्त छंद में आता है। जैसे अभी मैंने आपको तुलसीदास पढ़ाया था, वो मुक्त छंद नहीं था, वो कैसा काव्य है जिसमें छंदों का प्रयोग किया गया। ये क्या है? मुक्त मतलब आजाद छंद है। इसमें शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविताओं में बड़ी सहानुभूति की भावना है। शोषक वर्ग और सत्ता के लिए बड़ा प्रचंड प्रतिकार ये इनकी कविताओं में आपको दिखेगा। तो बच्चों, जो उत्साह है ये एक आह्वान गीत है। आह्वान मतलब जैसे किसी को बुलाते हैं, संबोधित करके, वो भी कैसे? जोश से बुलाना समझ लीजिए। और इसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया। बादल को जो है, बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ प्यास से भूखा प्यासा जो जन है उनकी अभिलाषा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी ओर वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। यानी बादल का गरजना कवि को क्या लग रहा है कि बादल का गरजना खाली प्रकृति से बादल का गरजना नहीं है, बल्कि वो कैसा गरजना है? वो इस प्रकार की गर्जन है कि जो हमें उत्साहित कर रही है। तो इसलिए कविता का नाम क्या रखा? उत्साह। किसके लिए? परिवर्तन के लिए, कि जहां कुछ गलत हो रहा है उसको परिवर्तित कर डालो और परिवर्तन से डरो मत। तो कवि का जो दृष्टिकोण है बड़ा व्यापक है। इसमें सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में जो है साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप जानते हैं। और निराला इसे नया जीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो कि बादलों के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित करते हुए उत्साह को प्रेरित कर रहे हैं। देखिए क्या कविता है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। अब ये क्या कह रहे हैं? उत्साह और क्रांति के जो प्रतीक हैं वो बादल, उनको वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बादल गरजो, यानी तुम अपनी भयावह गर्जना करो। घेर घेर, और क्या करो? घेर के उसको गर्जना करके मनुष्य में नई चेतना, नया उत्साह भर दो। फिर घेर घेर घोर गगन, घ घ घ की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास अलंकार। हाँ, तो ललित ललित पुनरुक्ति प्रकाश। आगे चलते हैं। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, तो कह रहा है संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। ललित ललित, ललित क्या होता है? सुंदर सुंदर। और काले घुंघराले, घुंघराले बाल आप जानते हो, काले काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तुम सुंदर और काले काले घुंघराले बालों वाले हो। कैसे? बादल की वो कैसी होती है आकृति? ऐसे होती है ना, ऐसे घुंघरू घुंघरू जैसे, मतलब घुंघराले जैसी। तो कह रहा है तुम कैसे हो? घुंघराले बालों वाले हो। और दूसरी बात, बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बाल कल्पनाओं को लियो। जैसे बच्चा कल्पना करता है तो सबसे पहले आप देखें तो बादलों की ही कल्पना हमारे लिए बड़ी सुमधुर कल्पना रहती है। विद्युत छवि उर्मे कवि जीवन नव जीवन वाले, और तुम्हारे हृदय में क्या है? बिजली की आभा है। विद्युत क्या होती है? बिजली। छवि मतलब जो है आभा, आभा मतलब, और उर मतलब हृदय में। तो कह रहा है तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, सुंदरता है, और तुम नव जीवन वाले हो, तुम नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। कह रहा है तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, और तुम्हें क्या करना है? तुम इस संसार में फिर भर दो बादल गरजो। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। ये नई कविता के संदर्भ में भी है, ये समाज में किसी भी बुराई के संदर्भ में भी हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। यदि समाज में कोई बुराई आती है तो भी उसको परिवर्तित करते हुए हमें सोचना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, कविता के लिए भी जब हम कविता लेखन में जो ये इस प्रकार के प्रयोग कवि कर रहे थे, तो उन्होंने कहा इसमें भी मत डरो,
यानी जब मुक्तक छंद आया था ना, जो जैसे इस तरीके की कविताएं लिखी जा रही हैं, तो कवियों के लिए बड़ी परेशानी हो गई। तो कहते ये कोई कविता है, इसमें तो ये राइम्स ही नहीं है, बहुत ज्यादा रिदमिक नहीं है, तो इन कविताओं को अपनाया नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, भाव सही होने चाहिए, चाहे रिदम बने ना बने, है ना। कई आप देखते हो कई लोग बड़े रिदम में लिखते हैं, लेकिन रिदम का मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा होता। तो कहते थे भाव और शिल्प सौंदर्य सुंदर हो सकता है मुक्तक छंद में भी। तो ये भी बात इसमें आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। ठीक है, उन्मन का मतलब होता है अनमनापन का भाव, मतलब जब मन नहीं लग रहा होता, तो अनमना मन का भाव होता है। और विकल क्या होता है कि बहुत ही परेशान है, और निदाग क्या है, गर्मी, और सकल मने सब, संपूर्ण जो है ये। तो कह रहा है कि गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों बरस कर शीतलता प्रदान कर रहे हैं, कर दो। कवि कह रहा है कि हे बादल इतना बरसो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से जो विश्व बेहाल है, परेशान है, उदासीन है, उद्विग्न हो रहा है, उन सबको शीतलता का अनुभव हो जाए। जब पानी बरसता है तो क्या होता है, अगर हम गर्मी से परेशान है, तो अनमने से हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा, उस सबका जैसी बादल का बारिश पड़ती है हमारे मन को शीतलता मिल जाती है। तो कह रहा है उन सबके मन को शीतलता प्रदान कर दो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तो कह रहा है ऐसे समय में, कह रहा है जो आकाश में अज्ञात दिशा से जो आकर गर्मी से, अज्ञात दिशा मतलब जिस दिशा को हम नहीं जानते, ऐसी दिशा से बादलों तुम आओ और क्या करो, गर्मी से जो धरा बड़ी परेशान है उसको शीतल से शीतलतम कर दो। यानी खूब बरसो ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। आप देखते हो मौसम बदलने से ही क्या हो जाता है कि हमारे मन में परिवर्तन हो जाता है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि जो लोगों में बहुत बेचैनी और व्याकुलता बढ़ गई है, उन्हें कहीं बेचैनी नहीं पड़ रहा, भयंकर गर्मी के कारण सारी धरती जलती सी प्रतीत हो रही है। ऐसे में कवि क्या बादलों से अनुरोध कर रहा है कि भयंकर गर्मी के कारण जो मनुष्य और धरती के प्राणी व्याकुल हो रहे हैं, तुम जोर से बरसो जिससे धरती की उष्णता यानी गर्मी कम हो जाए और लोगों को तपन और बेचैनी से राहत मिले। ठीक है, तो बादलों को इसने अनंत के घन क्यों कहा है, क्योंकि वे अंतहीन है, उनका कोई अंत नहीं है। और दूसरी बात, हम किसको कहते हैं अनंत, ईश्वर को भी कहते हैं। तो कह रहा है ईश्वर की कृति की भी, क्योंकि बादल क्या है, प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है, तो इससे भी हम इसको संबद्ध करके देख सकते हैं। तो बच्चों ये तो थी हमारी कविता बादल, तो ये उत्साह। अब हम करते हैं दूसरी कविता, अट नहीं रही है। अटना क्या होता है, समाई नहीं रही है, और ये भी बड़ी खूबसूरत कविता है। इसमें क्या है, फागुन की मादकता का वर्णन किया गया। फागुन आने वाला है, आपको पता है ना, और लगभग आ सा ही गया है। अब ये फरवरी एंड से लेके जो मार्च वाला महीना है बहुत ही सुंदर रहता है, और आप देखोगे पेड़ पौधे और ये सब हरे भरे होने वाले हैं। हमारे मन में भी बड़ा उत्साह उमंग रहती है, क्योंकि होली के आसपास होती है। तो फागुन आने वाला है, तो फागुन की बड़ी उत्साह। और अगर आप मथुरा में चल जाएंगे तो आप सोचेंगे अरे भैया ये कौन सा फागुन आया हुआ है, वहां तो बहुत ही मौज मस्ती के वातावरण मार्च से ही शुरू होने वाला है। तो ये जो कविता है, अट रही नहीं है मतलब समाई नहीं रही है। क्या फागुन की खूबसूरती समाई नहीं पा रही प्रकृति में, वातावरण में, इस प्रकार का वर्णन कवि करते हैं। तो ये कह रहे हैं फागुन की मादकता को प्रकट करती है ये वाली जो कविता है हमारी। फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता अनेक संदर्भों में देख रहा है कवि कि जब मन प्रसन्न होता है तब हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। यानी कवि इसके फाल्गुन मास के सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि उसको लग रहा है इसकी सुंदरता तो समा ही नहीं पा रही है पृथ्वी में, चारों ओर प्रकृति में सौंदर्य ही सौंदर्य है। फाल्गुन मास का मानवीकरण कर दिया गया है, यानी इसको मानव के रूप में चित्रित किया गया है। मतलब वो कह रहा है फाल्गुन मास सांस ले रहा है, और सांस लेता हुआ अपनी सुगंध भर देता है। आकाश में भी सुगंध भर लगाकर पर पंख लगा के उड़ा चला जा रहा है। और कहीं पे वो कह रहा है कि इसलिए इसके सौंदर्य दर्शन से वो अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा। यानी पेड़ों की डालियां नए पत्तों से लग गई हैं, सारे में सुगंध है, मालाएं पड़ी हुई हैं पुष्पों की। तो ऐसे में फाल्गुन की जो शोभा है वो कहीं भी समा नहीं पा रही है। तो आइए देखते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो फाल्गुन है उसका क्या है कि तुम्हारी जो शोभा है वो इतनी ज्यादा है कि सर्वत उल्लास ही उल्लास दिखाई दे रहा है, वो प्रकृति के भीतर समा ही नहीं पा रही है। फिर कहीं सांस लेते हो, कहीं
घर भर देते हो। तो कह रहा है कि जब हे फाल्गुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी ऐसे लिया, कह रहा छोड़ी हुई सांस से सारे में सुगंध ही सुगंध और प्रसन्नता भर देते हो। और घर भर देते हो मतलब सारे में, वातावरण में, पर्यावरण में श्वास के साथ ही तुम्हारी महक उठता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कह रहा इतना ही नहीं, तुम क्या करते हो अपनी सुगंध में जैसे पंख लगा के, जैसे सुगंध को भी पंख लग गए हो और वो आकाश में उड़ रही हो, और ना केवल धरती बल्कि आकाश भी सारा सुगंधित हो उठा है। तो कवि की कल्पना ये है कि जो फाल्गुन मास के सौंदर्य है उसे निहारता निहारता कवि जो है बिल्कुल उतावला उत्साह से पूरी तरह भरा पड़ा है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कह रहा मैं सोचता हूं मैं आंख हटा लूं इस सावन से, इन खेतों से, इन खलिहानों से, कह रहा मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही है। यानी इतनी ज्यादा खूबसूरती तुमने फैला दी है फागुन सारी प्रकृति में कि आंखें हटाना भी चाहूं, सोचूं कि इस दृश्य को ना देखूं, आंखें बंद करूं या वहां से दृष्टि हटाऊं, तो मैं हटा भी नहीं पा रहा हूं, उसमें भी मैं असमर्थ हो गया हूं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। और वो कह रहा है जो नए नए पत्ते हैं उनसे, पल्लवों से, पत्तों से लदी हुई डालें हैं, और वो क्या है, कहीं पे तो बड़ी हरी हरी पत्तियां दिख रही हैं और कहीं पे बहुत जो छोटी छोटी पत्तियां होती है लाल रंग की भी होती हैं। तो कह रहा कहीं कहीं पर नई नई प्रस्फुटित लाल रंग की पत्तियां भी दृष्टिगोचर हो रही हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं कहीं पे क्या हो रहा है कि फाल्गुन के हृदय पर क्या हो रही है, मंद मंद सुगंध को फैलाती हुई पुष्पों की माला पड़ी है। क्यों? क्योंकि तरह तरह के फूल खिल जाते हैं आजकल। आप सूरजमुखी उगाइए, गेंदा उगाइए, लाल रंग का, पीले रंग का, सरसों के खेत देखिए, सब में पीला पीला लाल लाल खूबसूरत आपको फूल दिखेंगे। तो कह रहा है ऐसा लग रहा है कि सारे में फूलों की मालाएं किसी ने फेंक कर रखी है और वो सारी मालाएं बड़ी सुशोभित हो रही है। इस प्रकार से पाट पाट यानी जगह जगह शोभा श्री यानी सुंदरता, यानी जगह जगह सुंदरता पट नहीं रही है। मतलब क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा फैली हुई है ये सुंदरता जगह जगह, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभा श्री मैंने सुंदरता की पट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है कि जगह जगह ये सुंदरता समा ही नहीं पा रही, यानी प्रकृति जो है मुझे आश्चर्य में डाल रही है। मैं नजर हटाना चाहता हूँ, मेरी नजर नहीं हटती है। फूल इतने खिल गए हैं, लग रहा है कि मालाएं पड़ी हुई हैं, और सुगंध वातावरण में इतनी फैली हुई है, कह रहा है कि बस ऐसा लग रहा है जैसे सावन सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, उसमें भी केवल धरती पे नहीं, उसने आकाश तक अपनी सुगंध बना दी है। तो आप सभी जानते हैं फाल्गुन में वातावरण बड़ा सुहावना, बड़ा मादक बन जाता है, प्रकृति की सुंदरता चरम पर होती है, और जिसे देखकर हमारा मन प्रसन्नता से और कल्पनाओं से उड़ान भरने लगता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कविता, जो है अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अब हम आपको मिलेंगे अगली कविता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।